प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रूप, रूप विज्ञान और रूपिम की चर्चा कर रहे हैं। रूप विज्ञान में रूप या पद का विभिन्न दृष्टियों से विवेचन किया जाता है। एक जैसे ऐतिहासिक दृष्टि से, अगर आप किसी भाषा के रूप का इस तरह वर्णन करें कि पहले ये इस प्रकार का था, बाद में इसका रूप यूँ हो गया, इस प्रकार बदल गया, तो उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक रूप विज्ञान। जैसे संस्कृत की विभक्तियां जो हैं वो घिस करके हिंदी में ने, को, से में परिवर्तित हो गई, तो हमको बताना पड़ेगा कि संस्कृत में इसका रूप ये था, बाद में पाली भाषा में इसमें ये परिवर्तन हुआ, प्राकृत में ये हुआ और अपभ्रंश में यह हुआ और आज हिंदी में ये है। जब आप किसी रूप का वर्णन करते हैं इस तरह से, तो उसे ऐतिहासिक रूप विज्ञान कहते हैं। अगर आप किसी रूप का अध्ययन किसी काल विशेष में करते हैं, जैसे मैं कहूँ स्वतंत्रता के बाद विभक्तियों का विवेचन आपने इस तरह से किया, तो उसे हम वर्णनात्मक कहेंगे, यानी हम उसका वर्णन एक निश्चित काल की सीमा में करेंगे, ऐतिहासिकता की दृष्टि से नहीं। एक तुलनात्मक और कर सकते हैं कि आप कहें कि पंजाबी और हिंदी के पूर्वकालिक क्रियाओं, रूपों का अध्ययन, तो ये तुलनात्मक हो जाएगा। अगर आप कहें मराठी और गुजराती के रूपों का तुलनात्मक अध्ययन का आप करें, तो फिर वो तुलनात्मक कहलाएगा। तो तीन प्रकार से आप भाषा के रूपों का वर्णन कर सकते हैं, विवेचन कर सकते हैं। एक तो ऐतिहासिक, दूसरा वर्णनात्मक और तीसरा तुलनात्मक। ये तो सीधी सीधी बात हुई। तो भाषा की इकाई वाक्य है, वाक्य की इकाई शब्द है और शब्द की इकाई ध्वनियाँ हैं। मैंने यहाँ शब्द का प्रयोग किया है, ये सामान्य अर्थ में है, आप किसी उसको शब्द कह सकते हैं, किंतु रूप विज्ञान में कोश में दिए हुए शब्द का अर्थ अलग है और भाषा में जो प्रयुक्त होते हैं उनका अर्थ अलग है। कैसे? जैसे आपने कहा लड़का, कोश में दिया हुआ है, पुल्लिंग एक वचन है, वाक्य बनाइए, लड़का खाना खा रहा है। कितने लड़के हैं साहब? एक लड़का है। अब आपने कहा लड़के ने खाना खाया, इस वाक्य में कितने लड़के हैं? इसमें भी एक है। तो ये क्या हुआ? एक वाक्य में एक वचन के लिए लड़का और एक वाक्य में एक वचन के लिए लड़के। ये एक वचन के लिए दो दो रूप जो आपको मिलते हैं और कोश में लड़का मिलता है। तो ध्यान दीजिए, जो लड़का खाता है वाला वाक्य है उसमें लड़का पद है। वाक्य में जिस शब्द के जिस रूप का प्रयोग हो सकता है उस रूप को हम पद कहते हैं। लेकिन लड़के ने खाना खाया, इस वाक्य में लड़के पद है। अलग अलग आपने देख लिया कि कोश में दिया हुआ शब्द अलग है और वाक्य में प्रयुक्त होने वाला शब्द अलग है। वाक्य में जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसको पद कहते हैं। पद का मतलब है चलना और शब्द वाक्य में चलता है, इसलिए आप उसे पद कहते हैं। अर्थ तत्व के साथ जब आप संबंध तत्व जोड़ते हैं तब वह पद बनता है। ये संस्कृत इत्यादि भाषाओं में तो था ही, अनिवार्य था। हिंदी जैसी अयोगात्मक भाषाओं में वह स्थिति नहीं है। तो एक नियम था कि बिना प्रत्यय जोड़े शब्द पद नहीं बनता। लेकिन तो लड़का जा रहा है, इसमें लड़का के आगे तो कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, फिर आप इसे पद कैसे कहेंगे? इस समस्या को सुलझाने के लिए शून्य प्रत्यय, जीरो सफिक्स की कल्पना की गई है।
कि जहाँ पर आपको लड़का जाता है जैसे वाक्यों में लड़का के आगे कोई विभक्ति नहीं, कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, वहाँ पर आपको शून्य प्रत्यय मानना चाहिए। ठीक, ये बात आपको समझ में आई? तो कोश में दिए हुए रूप को प्रकृति कहते हैं या शब्द का मूल रूप कहते हैं। उसमें जब प्रत्यय जोड़ा जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। तो प्रकृति प्लस प्रत्यय इज इक्वल टू पद। इस पद का प्रयोग वाक्य में होता है। और वो जो कठिनाई आपकी आई थी कि बिना प्रत्यय के ही आपने तो प्रयोग कर लिया, उसमें हमने प्रत्यय लगा दिया, शून्य प्रत्यय लगा दिया, तो कोई कठिनाई नहीं है, हमारे नियम में कहीं अपवाद पैदा नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं आती। पाणिनि ने पद की परिभाषा दी थी, सुप तिङन्तं पदम, अर्थात सुप ये प्रत्यय है, ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय हैं। इनको तो कहते हैं सुप। और ये संस्कृत में है 24, क्यों 8 कारक में 8 रूप, और उनमें आपके सुप प्लस अंत संधि बनी सुबंत, जिसके अंत में सुप प्रत्यय जुड़ा हुआ हो उसे पद कहते हैं। तो और ये तिङन्त क्या है? जिसके आगे टी प्रत्यय जुड़ता है, ये धातुओं के साथ ही जुड़ता है, वो क्रियापद कहलाता है। तो पद वास्तव में शब्द प्रकृति और उसमें जब हम ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो पद बनता है। इस बात को कम से कम पढ़े लिखे लोगों को बहुत ढंग के साथ प्रयोग करना चाहिए। पद को शब्द, शब्द को पद, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब इसमें आप देखें, जब हम पद का वैज्ञानिक नियमों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तब हम उसे पद विज्ञान कहते हैं। पद क्या हुआ? एक तो अर्थ तत्व और संबंध तत्व। निष्कर्ष रूप में आप ये कह सकते हैं कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने के योग्य होता है तो उसे पद कहते हैं। अयोगात्मक भाषाओं में पद शब्द से अलग नहीं होता, लेकिन नियम की रक्षा के लिए हम उसमें शून्य प्रत्यय की कल्पना कर लेते हैं। ये देखें कि जो प्रत्यय संबंध तत्व है, ये कारक विभक्तियां संबंध तत्व हैं। तो हिंदी भाषा में जैसे आपने शब्द के स्थान से आप संबंध प्रकट कर देते हैं। जैसे आपने कहा ग्राम मल्ल, गांव का मल्ल, मल्ल यानी पहलवान, गांव का पहलवान। इसमें गांव शब्द को पहले और मल्ल को बाद में लिखकर आपने ये अर्थ इसमें से प्रकट किया। अब अगर मैं इन दोनों के स्थान को बदल दूं तो मैं कहूं मल्लग्राम, मल्लों का ग्राम, अर्थात ऐसा गांव जिसमें बहुत सारे पहलवान रहते हों उसे आप मल्लग्राम कहेंगे। ये जो आपने संबंध प्रकट कर दिया, ये केवल शब्द के स्थान को बदल करके ही प्रकट कर दिया है। आप ऐसा भी कर सकते, तो ये एक प्रकार हुआ संबंध प्रकट करने का। दूसरा ये हो सकता है कि आप पद को ऐसा का ऐसा ही छोड़ दें और मूल शब्द के रूप में ही छोड़ दें उसको। अंग्रेजी में देखिए आप, जैसे आई गो, ठीक है, आई के स्थान पर आपने वी कहा, वी गो, गो ऐसा कैसा छोड़ दिया आपने, लेकिन वो बहुवचन बन गया। ऐसा का ऐसा छोड़ करके भी आपने संबंध तत्व को प्रकट कर दिया है। यू गो, ये तो पहला मैंने प्रकार बताया था, शब्दों के स्थान परिवर्तन से संबंध तत्व की अभिव्यक्ति हो जाती है। शब्द को ऐसा का ऐसा छोड़ करके भी हो जाती है, और कभी कभी स्वतंत्र शब्द, जैसे हिंदी में का, के, की, ये जो हैं आपके संबंध तत्व हैं, तो इनके द्वारा आप संबंध प्रकट करते हैं। कभी ध्वनि प्रतिस्थापन, शब्द की एक ध्वनि के स्थान पर दूसरी ध्वनि रख करके भी आप संबंध तत्व को प्रकट करते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है सेंड, SEND, सेंड, भेजना।
आप सिर्फ डी की जगह टी रख दीजिए, सेंट, पास्ट टेंस हो गया। इसी तरह हिंदी में देखिए आप, वसुदेव, अब आप इसमें वा कर दीजिए वे के स्थान पर, वासुदेव, तो ये कृष्ण हो गया इसका अर्थ। और वसुदेव कृष्ण के पिता का नाम था। तो हम ये इस प्रकार से संबंध तत्व को प्रकट करते हैं, और संबंध तत्व जुड़ा हुआ शब्द पद कहलाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये जो मैंने प्रत्यय की बात कही, प्रकृति प्लस प्रत्यय इक्वल टू पद, थोड़ा सा दीजिए। ये जो आपका प्रत्यय है, शब्द के प्रारंभ में जुड़ सकता है, शब्द के मध्य में जुड़ सकता है, और शब्द के अंत में भी जुड़ सकता है। जैसे अफ्रीका के बांटू परिवार की भाषाओं में ती, छोटा ती का अर्थ है हम, नि इसका अर्थ है उन, और कु इसका अर्थ है संप्रदान, ये संप्रदान का चिन्ह है। अब कु को आप पहले जोड़ देंगे इसमें, कुति यानी हमको, और कुनि यानी उनको। ये कु जो संबंध सूचक प्रत्यय है, इसको आपने शब्द के पहले जोड़ करके पद बनाया है। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि ये प्रत्यय या संबंध सूचक जो अंश है वह शब्द के पहले भी जोड़ा जा सकता है, ये इसके बीच में भी जोड़ा जा सकता है। जैसे मुंडा भाषाओं में आप देखें, मंझी, मंझी का अर्थ है मुखिया, एक मुखिया, और इसके बीच में पै लगा दीजिए, मपंझी, तो इसका मतलब होगा बहुत से मुखिया, मुखिया लोग। संबंध तत्व जो है उसके बीच में आ गया है। अंत में भी जोड़ सकते हैं आप, संस्कृत में तो सब जोड़ते ही हैं। राम के आगे आपने सु लगाया संबंध तत्व, तो बना राम है, राम ने, इसका अर्थ हो गया। रामौ, दो रामों ने, रामा बहुत से रामों ने। अब दो और बहुत से राम आपको अच्छे न लगे तो आप बालक कर दीजिए, बालकः, बालकौ, बालका, अंत में जुड़ता है उसमें। तो ये कितने प्रकार बताए मैंने संबंध तत्व जोड़ने के? 3। एक तो संबंध तत्व प्रारंभ में जुड़ सकता है, एक संबंध तत्व मध्य में जुड़ सकता है, और एक संबंध तत्व अंत में जुड़ सकता है। भाई साहब, दोनों आगे और पीछे दोनों तरफ जुड़ सकता है। जैसे ग्रीनलैंड की मकोर भाषा का जय मनफ उ, मनफ का अर्थ है सुनना, और जय मनफ उ, मैं तुम्हें सुनता हूं, ये अर्थ हो जाएगा इसका। दोनों तरफ भी जुड़ सकता है। तो ये संबंध तत्व जोड़कर आप शब्द को पद बनाते हैं, और संबंध तत्व शब्द के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में तीनों जगह जुड़ सकता है। संबंध तत्व कभी कभी ऐसे जुड़ सकता है कि पूरा संबंध तत्व और ये अर्थ तत्व मिलकर एक एक वाक्य, एक शब्द जैसा लगे। शब्द है नाधो लेनिन, वाक्य बनाएंगे तो बनता है इसमें हमारे पास नाव लाओ, ये उसका अर्थ बनता है नाधो लेनिन का। तो आपने देखा कि इसमें जितने भी संबंध तत्व हैं वो इसमें सम्मिलित होकर के और एक शब्द, एक वाक्य जैसा बन जाता है। एक शब्द ही एक वाक्य का काम करने लगता है। इस तरह से जोड़ सकते हैं आप। संबंध तत्व अलग अलग भी जोड़ सकते हैं कि अर्थ तत्व अलग दिखाई पड़े और ये संबंध तत्व अलग दिखाई पड़े। आज की जितनी भी अयोगात्मक भाषाएं हैं सब इसी प्रकार की हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पता ही नहीं लगता आपको इसमें संबंध तत्व क्या है और अर्थ तत्व क्या है। जैसे आर्तव, ऋतु शब्द से बना है आर्तव, लेकिन अब ये नहीं मालूम है कि इसमें संबंध तत्व क्या जोड़ा है। ये उदाहरण भोलानाथ जी ने अपनी पुस्तक में दिया है। ये देखिए कि इस, तो मैंने कहा रूप क्या है, वाक्य में प्रयुक्त
होने की योग्यता रखने वाले शब्द को रूप कहते हैं। अंग्रेजी में मॉर्फ, MORPH, और इसीलिए इस रूप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को मॉर्फोलॉजी कहते हैं, हिंदी में रूप विज्ञान कहते हैं। तो इतनी बात से आपके ये तो बात समझ में आ जानी चाहिए कि रूप विज्ञान के अंतर्गत हम रूप कैसे बनते हैं, संबंध तत्व कहाँ कहाँ जुड़ते हैं, संबंध तत्व कितने प्रकार के होते हैं, और के इनसे बनने वाले रूपों का प्रयोग कहाँ हो सकता है, इन सब बातों का विवेचन, वर्णन रूप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ये तो ही रूप विज्ञान की बात। अब ये देखिए, पहले उदाहरण दूंगा, फिर आपकी बात समझ में आएगी। हिंदी में बहुवचन प्रत्यय कौन कौन से हैं, बता सकते हैं? जैसे हमने कहा लड़का, ठीक है, इसमें ए जोड़ा लड़के। बेटा, इसमें ए जोड़ा बेटे। तो एक वचन बेटा में ए प्रत्यय जोड़ने से बहुवचन रूप बनता है। ठीक, अब जरा आप कारक प्रत्यय लगा हुआ शब्द हो उसमें जोड़ के देखिए। बहुवचन में, एक वचन में तो लड़के बन गया, इसके साथ विभक्तियां भी आ जाएंगी, लड़के ने। बहुवचन में क्या करेंगे? लड़कों, यानी लड़क या लड़का प्लस औ जोड़ा। ध्यान दीजिएगा, पहले ए जोड़ा था, अब औ आपने जोड़ा। लड़कों के रूप बिना विभक्ति के आ ही नहीं सकता। लड़कों ने पुस्तक पढ़ी, लड़कों ने खाना खाया, ये आपने प्रयोग देखा ना। तो यहाँ पर बहुवचन के लिए लड़कों आया, और वहाँ पर आकारांत शब्द के आगे ए आया बहुवचन के लिए। तो एक प्रत्यय तो हुआ आपका ए, दूसरा हुआ आपका औ। पर ये ध्यान रखने की बात है, औ तभी आता है जब उस शब्द के साथ प्रत्यय आया हो। ने, को, से, के द्वारा, मैं, पर, ये अगर आते हैं तो लड़कों ही आएगा, लड़के एक वचन में उधर आ जाएगा। फिर अब देखिए, जैसे आपने कहा ऐ भी बहुवचन प्रत्यय है। अब ये उकारांत शब्द के साथ आता है। वस्तु एक, वस्तुएं बहुत सी वस्तुएं। बहु एक, बहुएं बहुत से बहुएं आपके आ गई। ऐ लग रहा है इसके, तो तीन तो आपने देख ही लिए। एक तो आपने देखा ए बहुवचन का प्रत्यय, एक आपने देखा ऐ बहुवचन का प्रत्यय, अब एक आपने देखा औ। औ में औ आपने देख लिया, अब आ आप जोड़ के देखिए। जैसे या, एक ही बात रहेगी, उसमें या आ जाएगा। जैसे आपने कहा लड़की, लड़कियां, नदी, नदियां, जाति, जातियां, इस तरह के प्रयोग होंगे। तो ये जो आपके हुए ए, औ, ऐ और आ, ये अर्थ की दृष्टि से सब समान हैं, अर्थ में परिवर्तन नहीं करते। अर्थ में ये बहुवचन बनाने वाले प्रत्यय हैं। तो जब इनका अर्थ एक है, अर्थात ये बहुवचन बनाने वाले प्रत्यय हैं, तो वही जैसे ध्वनि में हमने किया था, हम इसमें भी कर सकते हैं कि हम एक को तो मान लें रूपिम, जो अर्थ बदलने में सक्षम है रूपिम, और बाकी के जो रूप हैं उनको मान लें सहरूप या सहरूपिम, उनको आप कहें। इसे लिखेंगे कैसे? इनमें से औ को जैसे आपने माना एक रूपिम, और इसके आगे आपने ए, ऐ और ये या, ये जो है इसके सहरूप कहलाएंगे। अंग्रेजी में भी देखा है, हैट एक वचन है ना,
अब इसमें एस लगा दीजिए तो उच्चारण देखिएगा, हैट्स, से का उच्चारण आ रहा है। अब हॉर्सेज में क्या करेंगे, HORSES, इसमें हॉर्सेस नहीं बोल सकते, आपको हॉर्सेस बोलना पड़ेगा। तो एक तो इज हो गया, ये हॉर्सेस, बॉक्सेस और आईज, इन सब में आपने इज बोलते हैं आप उसको, और हेड्स, कैट्स, इनमें आप बोलते हैं से उसको, और ऑक्सन, इसमें इन लगाते हैं आप। तो इन भी बहुवचन का प्रत्यय है, से भी बहुवचन का प्रत्यय है, और इज भी बहुवचन का प्रत्यय है, और एक और बताया है जीरो भी है बहुवचन का प्रत्यय। अब इनमें से एक को मानिए आप रूपिम और बाकी के मान लीजिए आप सहरूप या सहरूपिम, वही बात है। तो सहरूपिम की परिभाषा क्या होगी, सहरूपिम वे रूप हैं जो अर्थ में परिवर्तन नहीं करते, लेकिन निश्चित स्थिति में ही उनका प्रयोग होता है। कि टी जैसे जिनके अंत में टी है, ऐसे शब्दों के साथ अगर आवे तो आप से का उच्चारण करेंगे, वहाँ पर कैट्स, हैट्स जैसे रूप बनेंगे। और औ का प्रयोग आप कब करेंगे, जब उसके आगे कारक चिन्ह आता हो। यहाँ का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ अंत में बड़ी ई आती हो, दीर्घ ई आती हो, जैसे नदियाँ, लड़कियाँ इत्यादि। तो एक को हमने माना उसमें से रूपिम, और शेष को हमने माना सहरूप या सहरूपिम, दोनों में से किसी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद हिंदी के स्त्रीलिंग प्रत्यय पर आप और नज़र डालिए। मैं आपको ये अलग अलग उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि ये कंसेप्ट आपके माइंड में सही ढंग से बैठ जाए कि सहरूपिम किसे कहेंगे, कि जो निश्चित स्थिति में आवे और एक ही अर्थ में रहे, एक के स्थान पर दूसरा न आवे, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे सामान्यतः आकारांत शब्द, आकारांत का मतलब जिसके अंत में आ हो, आ प्लस अंत, आकार प्लस अंत, तो बना आकारांत। घोड़ा, इसमें ई जोड़ा तो बना घोड़ी, स्त्रीलिंग हो गया ना। अब फिर आकारांत देखिए, मामा प्लस ई मामी, चाचा प्लस ई चाची, ये दूध वाला प्लस ई दूध वाली, ये वे शब्द हैं जिनके अंत में आ है और आपने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया है। अब जरा देखिएगा, आइन, आइन प्रत्यय है, ठाकुर प्लस आइन ठकुराइन, चौधरी प्लस आइन चौधराइन, मिसिर प्लस आइन मिसराइन, पंडित प्लस आइन पंडिताइन। अब ये घोड़ा के आगे आइन नहीं जोड़ सकते आप, घोड़ा के आगे आइन जोड़कर घोड़ाइन नहीं बना सकते। अर्थात आइन एक स्थिति में आता है और ये आपका ई दूसरी में आता है, पर अर्थ वही है, आपने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया है। आनी भी देखिए, सेठ, सेठ प्लस आनी, गुरु प्लस आनी, जेठ प्लस आनी, देवर प्लस आनी। तो ये जो हैं प्रत्यय जो हैं इनके साथ लगते हैं। आपने ये देख लिया कि इस तरह से कुछ प्रत्यय बिना अर्थ बदले अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग निश्चित परिवेश में आते हैं। तो इनको आप एक को मान लीजिए, ई को मान लीजिए जैसे रूपिम, तो बाकी के जो आइन, आनी ये हैं, इनको आप सहरूपिम कह सकते हैं। एक उदाहरण और दूंगा आपको, जैसे एरा, संबंध बतला रहे हैं आप, मामा प्लस एरा ममेरा, चाचा प्लस एरा चचेरा, ससुर प्लस आल ससुराल, दुकान प्लस दार दुकानदार, और सौत प्लस एला सौतेला। यानी आपने संबंध बतला रहे हैं आप, लेकिन अलग अलग शब्दों के साथ एक ही अर्थ को प्रकट करने वाला आ रहा है। इनमें भी आप एक को मान सकते हैं रूपिम और बाकी को मान सकते हैं सहरूपिम। आपने देखा कि दुकानदार आपने लगाया
सौत के साथ आप ये दार नहीं लगा सकते, सौतदार नहीं कर सकते, इसके साथ आप एरा नहीं लगा सकते। तो ऐसे प्रत्ययों को जो एक ही अर्थ में आते हैं लेकिन अलग-अलग शब्दों के साथ आते हैं, उनमें से एक को आप मानेंगे रूपिम और बाकी को मानेंगे सहरूपिम। ये इस तरह से मैंने आपके सामने रूपिम और रूप इनकी परिभाषा और स्वरूप को प्रस्तुत किया। इस तरह मैंने आपके सामने रूप की परिभाषा बतलाई, रूपिम की परिभाषा बतलाई और इनके प्रयोग की स्थितियां बतलाई और यह भी बतलाया कि सहरूप क्या हैं। या तो आप सहरूप का प्रयोग करें या सहरूपिम का प्रयोग करें, दोनों में से कोई कठिनाई नहीं, दोनों उसमें चलेंगे। धन्यवाद।